नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे आज जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का। इडुटेरिया से हम लोग इसको कर रहे हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलते हैं जो कि इन 50 प्रश्नों के बाद होते हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपको बता दूं, चाहे 68 बीपीएससी हो, चाहे 69th बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें कोई करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं है, सभी स्ट्रैटेजी के है। इसलिए यह चाहे कितना ही पुराना हो जाए, सभी परीक्षाओं के लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप जब भी कोई भी एग्जाम देना चाहेंगे, जहाँ भी जीएस पूछा जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस वीडियो का पूरा देखें। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं हम लोग 50 प्रश्न यहाँ पे। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है? इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इसका राइट आंसर होगा इंफ्रारेड और रक्त विकिरण होगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, इसीलिए अदरक तना है जड़ नहीं। बात करेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की। बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो वन्य जीव, तो कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में इस समय तो किसी को बताने वाला भी नहीं है, क्योंकि अभी मोदी जी ने फिल्मी स्टाइल में टाइगर वहाँ पे लॉन्च किया था। तो कूनो पालपुर को तो आज बच्चा बच्चा जानता है। तो बोरी एवं कूनो, लेकिन बोरी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। एमपीपीसीएस में तो यह प्रश्न इस बार आ रहा है 100%, आप मान के चलिए। बात करेंगे हम लोग चौथे प्रश्न का। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। पांचवें प्रश्न के बारे में बात करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा RBK राव द्वारा सर्वप्रथम इसका आकलन किया गया। किसके द्वारा? RBK राव के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। उसके बाद बात करेंगे छठे नंबर प्रश्न की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपने एग्जाम में देखा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके द्वारा? IMF के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात करेंगे सातवें प्रश्न की। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 के पर, 273 के पे, 269 के पे, 277 के पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 277 के। 277 के पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बात करेंगे हम लोग आठवें प्रश्न का। मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टोज शर्करा होती है दूध में। जो ए का होगा 3। अगर ए के हम 3 के बारे में बात करें तो 3 विकल्पों में ए में 3 है, इन तीनों में। तो अभी तो आपका राइट आंसर नहीं मिला। उसके बाद हम बात करेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आप सब जानते हैं किसमें होता है? बी का 4 होगा। एसिटिक अम्ल जो होगा सिरका से मिलान होगा इसका। उसके बाद साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है? इसका मिलान होगा सी का मिलान किससे होगा? सी का मिलान होगा 1 से, नींबू से
और जो ब्यूटुराइक अम्ल होता है इसका मिलान होगा दुर्गंध युक्त मक्खन से। ब्यूटायरिक अम्ल जो होता है वह होता है दुर्गंध युक्त मक्खन से। तो जो इसका राइट आंसर होगा A3B4C1D, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको एक दो नहीं भी आता तब भी आप अगर ध्यानपूर्वक मिलाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को कर ले जाएंगे। बात करेंगे अब हम 9वें नंबर प्रश्न की, यह भी मिलाना है। अभिनव भारत संस्था किससे संबंधित है? अभिनव भारत संस्था, तो जो इसका राइट आंसर होगा अभिनव भारत संस्था B.D. सावरकर से होगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो पहले इसमें देखते हैं 3 में है, 1 में D, 1 में D, 1 में D। अभी आगे देखना पड़ेगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे संबंधित है? तो यह है एम.एन. जोशी, तो दूसरे का जो होगा सी होगा, एम.एन. जोशी। किसमें सी है? इसमें सी है, इसमें सी है, यह तो अब निकल गया। अब बचे हैं 2 में से एक आंसर होगा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA इसको हम लोग बोलते हैं। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है चंद्रशेखर आजाद से। तो 3 में बी, और आप देखिए 3 में कहीं पर और बी नहीं है, तो ए भी ये बाहर हो गया। ऑप्शन आपको मिल गया सही सी। और चौथे में नौजवान सभा, नौजवान सभा से कौन संबंधित है? भगत सिंह, चौथे का ए। तो यह इस तरह से आप बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब, इनको देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 10 का राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है बंग भंग विरोधी आंदोलन का शुरुआत तो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य तो राजस्थान में स्थित है, जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है। और करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, तो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में ही स्थित है। लेकिन नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं स्थित है। तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में नहीं स्थित है, यह स्थित है राजस्थान में। तो इस तरह के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं मालूम है कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपको इतना मालूम है कि चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जयसमंद राजस्थान में स्थित है, करेरा मध्य प्रदेश में स्थित है, तब भी ऑटोमेटिक हो गया कि ऑप्शन नंबर डी यही गलत होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो इसको सब जानते हैं, आर्टिकल 32। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह एग्जाम में पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA इसकी स्थापना कब हुई है? HRA के बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई है, या इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? तो 1924 में हुई। आपको बता दूं कहाँ हुई पूछा जा रहा है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन कहाँ की गई है, यह प्रश्न पूछा गया। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, लास्ट वर्ड जरूर अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो निगेटिव मार्किंग हर जगह हो गया है, आपका नुकसान हो जाएगा। जो 13 का राइट आंसर होगा कानपुर। बात करेंगे 14 नंबर पर, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश प्रकीर्ण हो जाता है प्रकाश का, इस वजह से हम देख नहीं पाते हैं। 15 नंबर प्रश्न का बात करें, निम्न में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नोस्टाक, एजोटोबैक्टर, एनाबीना, माइकोराइजा। तो जो इसका राइट आंसर होगा माइकोराइजा। नोस्टाक हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया और एनाबीना हो गया, यह सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन माइकोराइजा ऐसा नहीं करता। बात करेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न की, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, इसमें क्या है कि कौन सुमेलित नहीं है?
मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी, इलाही संवत की शुरुआत 1582 ईस्वी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दूं, इसमें इलाही संवत की शुरुआत यही नहीं सुमेलित है। बाकी जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, फिर मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। और आपको बता दूं, दास प्रथा खत्म किया अकबर ने 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया इसने। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, पहले हिंदुओं पे क्या होता था, मुगलों ने तीर्थ यात्रा कर लगा रखा था, तो 1563 में इसको समाप्त किया। 1562 में दास प्रथा को समाप्त करने की कोशिश किया, और 1564 में जजिया कर की समाप्ति किया। तो आगे बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? शासक दिया है और मंदिर का निर्माण दिया है। किण्व प्रथम इन्होंने बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। यह है बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, बार बार पूछा गया है। तो किसने बनवाया? किण्व प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, जो रथ मंदिर हैं दक्षिण भारत के, वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, और नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर। तो कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने नहीं बनवाया था। बाकी ये तीनों सुमिलित हैं। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर, किण्व प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, और नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर। इन तीनों फैक्ट को आप याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। यदि किसी निश्चित समय में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? वास्तविक आय क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। यदि किसी निश्चित अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। वास्तविक आय अपरिवर्तित ही रहेगी। बात करेंगे 19 नंबर पर, जिला न्यायालयों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जूनियर जो न्यायाधीश होते हैं, मुंसब बोलते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन जो जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जिसे डीजे बोलते हैं, उसकी न्यायाधीश कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल बोलता है। बात करेंगे पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो पश्चिमी घाट पर जो पाई जाती हैं भैया, आप सब जानते हैं 200 से अधिक वर्षा वाला एरिया है, तो वहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे, सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, सदाहरित वन पाए जाएंगे। बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वातापी कोंड की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न की। 1857 की क्रांति के बाद के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के बाद 1859-60 में विद्रोह हुआ था, आप सब जानते हैं, नील विद्रोह। बात करेंगे हम लोग निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति। ये तो बहुत महत्वपूर्ण समिति, सब जानते हैं, इसने बड़े बड़ों की हालत खराब कर दिया था। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह भी चुनाव सुधार से समिति है। उसके बाद बोहरा समिति, बोहरा समिति चुनाव में जो अपराधियों से साठगांठ होती थी उसके लिए बनाया गया था। तो बोहरा समिति भी चुनाव सुधार से ही संबंधित, जो अपराधी और नेता साठगांठ आपस में करते थे चुनाव में, उसको उस पर छानबीन के लिए ये बोहरा समिति बनाई गई थी। तो यह भी चुनाव सुधार से ही संबंधित है।
ओम प्रकाश समिति चुनाव सुधार से नहीं संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और इंद्रजीत समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको भार अधिक महसूस होता है, और जब भी आप लिफ्ट से कभी नीचे आएंगे सनसनाहट साथ आपको लगेगा आपका भार बहुत कम हो गया है। तो जब भी व्यक्ति ऊपर को जाएगा, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इस कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा। जब व्यक्ति ऊपर की ओर जाएगा तो उसका भार उसे अधिक महसूस होगा, और जब व्यक्ति नीचे की तरफ आता है सनसनाहट सा लगता है भैया भार कम हो गया है। तो भार कम हो जाता है जब आप नीचे की तरफ आएंगे लिफ्ट से। बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देखेंगे अच्छे से। ममलूक वंश, तो इसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इब्राहिम लोदी वंश, तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? तो लोदी वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी ने नहीं किया था। कौन सुमेलित नहीं है यही पूछ रहा है, तो लोदी वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी ने नहीं किया था। तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने। और इब्राहिम लोदी तो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इसी को बाबर ने हराया था, तो वहीं पे लोदी वंश का पतन हो गया था। बात करेंगे सैयद वंश, तो सैयद वंश की भैया किसने किया था? खिलजी सब जानते हैं। और खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था, तो इसी ने किया था, उसके चाचा भी थे एक प्रकार से। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। बहुत महत्वपूर्ण है। सैयद वंश खिलजी खां और ममलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। आगे बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी प्रश्न, इसको देख लेंगे अच्छे से, कौन कौन किस वंश की स्थापना किया था, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न का, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। 26 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। आपको बता दूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा @TechIAS, और आपको वहाँ मिल जाएगा इसका PDF। इसके बाद हम बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। तो जो 27 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ किसमें? क्षोभ मंडल में तापमान कम होता है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती। अरे भैया कैसे नहीं होती है, कईयों घटना होती है मौसम संबंधी क्षोभ मंडल में, तो यही गलत है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं। आगे बात करेंगे संवेग का मात्रक, बहुत सिंपल प्रश्न है। संवेग का मात्रक 28 का जो राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यही हो जाएगा संवेग का मात्रक। संवेग क्या होता है? P बराबर mv, ये होता है संवेग का फार्मूला, और इसका मात्रक पूछ रहा है, तो इसका जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न का, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न की, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका था? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट से कोई मतलब नहीं था इस बम फेंकने की घटना का, इसका संबंध था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बात करेंगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न की, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो भैया जास्कर श्रेणी स्थित है ट्रांस हिमालय में, सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, और नहीं देने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ मत जानिए।
बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न की। 10 साला बंदोबस्त निम्न में किसके दिमाग की उपज थी? भैया बहुत बड़ा सवाल है। किसने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा 10 साला? तो कौन सोचेगा? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब कहाँ इतना सोच पाएंगे मांस मछली खाने वाले। इसने किसने सोचा था? टोडरमल ने सोचा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि किसके दिमाग की उपज थी ये 10 साला बंदोबस्त। तो भैया टोडरमल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा, जंगली कुत्ता, हंगुल और चीता। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। हंगुल के लिए फेमस है, सब जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यह भी जान लीजिए। पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न की। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में किसमें किए जाते हैं? 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय समेकित निधि में किया जाता है। आर्टिकल 266 में इसका उल्लेख है। भारतीय संचित निधि या समेकित निधि, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय यही से किया जाता है। बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न की। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था। बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न की। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपरिवर्तित होती हैं? तो जो इसका राइट आंसर सबसे अधिक परिवर्तित होती हैं तो वह होती है बैगनी रंग की। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। उसके बाद बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न की। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया? कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय। तो जो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे के किस भाग में होता है? तो सब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का संबंध प्रकाश संश्लेषण से है। बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक सरकार कहाँ रही? यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 68वीं बीपीएससी के लिए। तो 38 का जो राइट आंसर होगा 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतारा। सतारा में सबसे लंबे समय तक रही सरकार कब बनी थी? सब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? सतारा की सरकार। बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न की। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो जो प्रजापति उत्तर वैदिक काल में देवता थे या सृजन के देवता थे। बात करेंगे 41 नंबर प्रश्न की। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो भैया शांति, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यही सब हैं महाव्रत। स्यादवाद का इसमें कोई रोल नहीं है। स्यादवाद का इसमें कोई रोल नहीं है। बात करेंगे 42 नंबर। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो ये थे हुमायूं के समकालीन। इस प्रश्न को भी ध्यान से लेंगे। 43 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में है? तो भैया नियम तथा आचरण किस में है? विनय पिटक में है। 43 का जो राइट आंसर होगा ये होगा संघ संबंधी नियम तथा आचरण, यह है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में है दार्शनिक सिद्धांत। तो यह सब अभिधम्म में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विनय पिटक। बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न की। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में
परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। 45 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो 12 समुद्री मील, सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 46 नंबर, वीरभूमि किसकी समाधि है? वीरभूमि किसकी समाधि है? तो जो 46 का राइट आंसर है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। 47 का, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? तो पीकॉक, नीला, नीला मैजेंटा, यह सब क्या है? द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। ध्यान दे लेंगे, नहीं तो कभी कभी आ जाता है, आया हुआ प्रश्न है तो गड़बड़ा जाता है। तो जो पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा, ये सब क्या हैं? द्वितीय रंगों की श्रृंखला हैं। बात करेंगे 48 नंबर प्रश्न की। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, इसकी विभेदन क्षमता उच्च होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। जो इसमें राइट आंसर होगा वह यह होगा कि कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, बिल्कुल अदृश्य होती हैं, या फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इसकी वेधन क्षमता उच्च नहीं होती है, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। तो यह तीनों सही है, इसकी वेधन क्षमता उच्च नहीं होती है। बात करेंगे 49 नंबर प्रश्न की। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्टिकल 352 में इसका जिक्र है। प्रधानमंत्री की सलाह से, स्वाविवेक से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। मंत्रिमंडल शब्द, और एक बात आपको बता दूं, आर्टिकल 352 यही एक जगह मंत्रिमंडल शब्द, जिसको कैबिनेट बोलते हैं, एक जगह इसका उल्लेख है। आर्टिकल 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में उल्लेख है। तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, वो भी मौखिक नहीं, लिखित सलाह पर ही ये भैया आपातकाल लग सकता है, याद रखेंगे। 50 नंबर और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहीं पे जीएस के समाप्त होते हैं। यह सभी प्रश्न आपको कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, चाहे 2023 में, 24 में, 25 में, 28 में, हमेशा के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जीएस का चाहे वनडे एग्जाम में प्रश्न आए, चाहे पीसीएस में आए, या कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य के बारे में। गुप्त वंश का देखेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसी ने गुप्त संवत की स्थापना किया। प्रश्न बन जाता है यहाँ से, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इसे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन थे। तो हरिसेन के बारे में ध्यान लेंगे। परम भागवत की उपाधि धारण किया। भारत का नेपोलियन तथा कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बात करेंगे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। इसके शासनकाल का फाहियान भारत आया। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे, जिनको नवरत्न कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे नवरत्न थे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया। बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। और इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी बिहार में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। बात करेंगे प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो किया था इसका स्कंदगुप्त ने। और सुदर्शन झील बनवाया किसने था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शायद इसको बनवाया था, सुदर्शन झील को। और
इसका चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था सुदर्शन झील को, और इसका पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उस समय गिरनार क्षेत्र में, उसने इसका निर्माण कराया था। लेकिन क्योंकि राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, तो इसलिए अगर पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका उल्लेख है रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में, और उस समय उसका राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसी ने करवाया था इसका निर्माण। स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार कराया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। तो यह सब जितने भी हमने महत्वपूर्ण फैक्ट बताए, परीक्षाओं के परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।